कंप्लेनेंट है, नाबालिग कंप्लेनेंट है, उसके नाम पब्लिक हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर जाके कहीं ना कहीं एफआईआर होती है, इससे पहले एफआईआर भी नहीं होती। क्या लगता है मैम, बीजेपी की जो बीजेपी के एमपी है उनका बाहुबली एक ऑरा है, या फिर क्या लेते हैं बाहुबली किस्म के एक आदमी, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये दबाव बनाया जा रहा है क्या? नहीं, वो तो अब यही लग रहा है। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि मोदी जी वैसे तो अपने 56 इंच की छाती के बारे में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ढिंडोरा पीटा, उन्होंने इसका काफ़ी प्रचार किया कि उनकी तो 56 इंच की छाती है। बड़ी अच्छी बात है, आपकी 56 इंच की छाती है। यहाँ पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं और खिलाड़ी आप ही के पार्टी के एक सांसद हैं केसरगंज से, बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप एक बयान नहीं जारी कर रहे हैं तो आपकी 56 इंच की छाती सूख कर या तो किशमिश जैसी हो गई है कि आपसे बोले नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़ कि यही वो सरकार थी जो 2014 में बेटी बचाओ का नारा देते हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दरअसल उसके पहले हम सुनने में हम सबसे गलती हो गई थी, वो पूरा जो स्लोगन था वो था बीजेपी से बेटी बचाओ। तो देश की जनता ने बीजेपी से वाला हिस्सा नहीं सुना, भरोसा किया, वोट दे दिया, जीत के आ गए। उसके पीछे और भी कारण थे, सारे धन्ना सेठों का, बड़े बड़े पूंजीपति घरानों का, कॉरपोरेट्स का एक मुश्त सपोर्ट है भाजपा के पीछे, सारा मोदी मीडिया इनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन बहरहाल देश की जनता ने भी इन पर भरोसा किया। लेकिन ये दरअसल एक चेतावनी थी, हम चेतावनी समझ नहीं पाए कि बीजेपी से अपनी बेटियों को बचाओ। क्या कारण है कि संदीप सिंह जो हरियाणा के खेल मंत्री रह चुके हैं, बृजभूषण शरण सिंह जो कि यूपी के एमपी रह चुके हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जो इस पार्टी के विधायक थे, चिन्मयानंद जो इनके नेता हैं, क्या कारण है? कोई तो वजह होगी। संस्कारी भाजपा में इस तरीके के बलात्कारी कैसे बरामद होते हैं? तो एक बात इस पर याद आती है कि सुबह का भूला कोई बलात्कारी अगर शाम को बीजेपी लौट कर आए तो उसे बलात्कारी नहीं, उसे संस्कारी कहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस तरीके के लोगों को संरक्षण देते हैं, जबकि इस वक्त तुरंत इनको ना सिर्फ WFI से बल्कि पार्टी की सदस्यता इनकी निरस्त कर देनी चाहिए, इनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन इनकी तो विमेन लीडर्स तक कुछ नहीं बोल रही हैं। बेटियों के मुद्दे पर आखिर बीजेपी जो नेता है या उनके सपोर्टर है क्यों चुप हो जाते हैं? आज जब यही बेटियां देश के लिए मेडल जब लाती थी वो तो बड़े शौक से बोला करते थे, देश की बेटियां हैं, देखिए मेडल ला रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो भी खिंचवा रही है। लेकिन आज वही बेटियां प्रदर्शन कर रही हैं, जंतर मंतर पर धरना कर रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई बयान जारी नहीं होता, बल्कि उन पर इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि ये सरकार को तोड़ने की साजिश है, कहीं ना कहीं विपक्ष काम कर रहा है इनके पीछे। देखिए, ये तो बीजेपी और संघ परिवार का चाल चरित्र चेहरा है जो कि सामने नजर आ रहा है। ये वही लोग हैं, संघ परिवार की वही विचारधारा है, चाहे वो वीडी सावरकर हो, चाहे वो गोलवलकर हो, चाहे वो हेडगेवार हो। इनका तो स्पष्ट तौर पे मानना था कि स्त्रियां घरों में रहने के लायक है और वो पुत्र पैदा करने की मशीन है, जो गौरवशाली पुत्र पैदा करके राष्ट्र की सेवा करेंगे। ये इनकी विचारधारा है। अब हमें समझना पड़ेगा ये इसी विचारधारा से प्रेरित होकर इनका ये सारा जो प्रैक्टिस है, जो इनका व्यवहार है, वो सामने नजर आ रहा है। इसीलिए अगर आज विमेन रेसलर्स तक सड़कों पर उतर आए हैं तो उनको नहीं दिखाई देगा, उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये कहने के लिए, देखिए, ये जुमले थे। और ये तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने खुद ही बोला था, 15 लाख वाली बात जुमला है ना, आपके अकाउंटों में पैसा आ जाएगा, ये सब जुमला, वो तो खुद ही बोल रहे हैं। वैसे बेटियों के हितों की बात, बेटियों के संरक्षण की बात, हालांकि किसी बेटी को कोई संरक्षण की ज़रूरत नहीं होती है, आपको देश में इस तरीके का माहौल सुनिश्चित करना चाहिए कि हर स्त्री स्वतंत्र महसूस करे, उसे सड़कों पर चलने में, उसे घरों के भीतर, उसे कार्यस्थलों पर वो स्थितियां मुहैया कराई जाए कि उनको नहीं असुरक्षित महसूस हो। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो खुद बलात्कारियों के संरक्षण में तिरंगों की यात्राएं निकालती है, जो उनको मालाएं पहनाती है, जो बलात्कारियों का सादर सत्कार करती है, ऐसी पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैम, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो बीजेपी है बैक फुट पे आ रही है, तभी ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जाट, गैर जाट, इस तरह के मामले को बीच में कहीं से कहीं ला रही है। देखिए, असली बात यह है कि बीजेपी 2024 के चुनाव हार रही है। असली बात तो आप भी जानते हैं, यही है, इनकी हालत बहुत ख़राब है। अब अलग बात है कि इस वक्त देश का जो बड़ा पूंजीपति वर्ग है वो अभी इनके पीछे खड़ा है। इसके साथ ही
मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अब सत्यपाल मलिक जी बीजेपी के ही नेता रह चुके हैं और बड़े वरिष्ठ नेता थे, इतने वरिष्ठ थे कि उनको उन्होंने जम्मू कश्मीर का गवर्नरशिप सौंपा था। तो जाहिर तौर पे बीजेपी तो जम्मू कश्मीर को बड़ा सेंसिटिव मसला मानती है। आपने अपने ऐसे नेता को जम्मू कश्मीर की बागडोर सौंपी थी जो आपका बहुत ज़्यादा करीबी होगा। अब सत्यपाल मलिक जी ने तो जो खुलासे किए हैं, पुलवामा को लेकर जो खुलासे हुए और फिर जो पूरा बालाकोट का मसला हुआ, अब देश की जनता को मैं आगाह भी करना चाहूँगी कि सावधान रहिए, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, कहीं कोई पुलवामा न हो जाए। एक सवाल और है, उत्तर प्रदेश से आते हैं बृजभूषण और उन पे आपराधिक मामले भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश नर्क है, लेकिन उनके पार्टी में इतने मतलब आपराधिक मुकदमे वाले नेता हैं, उनके लिए नर्क नहीं है क्या? नहीं है वो उनके लिए। एक तो मुझे लगता है, देखिए, चाहे वो विकास दुबे से लेकर अतीक अहमद, ऑब्वियसली सारे क्रिमिनल्स थे, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि पुलिस हिरासत में लोग मार दिए जाते हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ऐसी कौन सी बातें वो जानते थे जो कि वो बता सकते थे जिससे कि सत्ताधारियों को नुकसान होता, और ख़ास तौर पे ऑब्वियसली इस टाइम पावर में सेंटर और यूपी में बीजेपी है। लेकिन आपने एकदम सही बात की। अब जैसे बृजभूषण हैं, वो बाहुबली नेता है, उनके खिलाफ कई मुकदमे, उन्होंने तो खुद एक जगह पर माना भी था कि मैंने मर्डर करवाया है, निजी इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने खुद माना। ब्रिजेश सिंह है, 106 मुकदमे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे थे, राजा भैया 47 मुकदमे, इतने सारे बाहुबली नेता हैं, लेकिन जाहिर तौर पे बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीजेपी इस वक्त इस मसले को भी धार्मिक ध्रुवीकरण का मसला बना रही है। कैसे? देखिए, आप एक खास छवि आप एक खास छवि बनाना चाहते हैं कि मुसलमान अपराधी होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान खलनायक होते हैं, और आप इस छवि के जरिए वोटों का एक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं 2024 के चलते, क्योंकि आपको भी पता है कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, ये मतलब हार की कगार पर है। लेकिन आपको अपराधियों पे लगाम कसनी है तो सारे अपराधियों पे लगाम कसिए, अच्छी बात है, आप सारे अपराधियों पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। अभी आप बाकी सब छोड़िए, अभी तो इस मसले पर ही ना तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने, ना हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, इनमें से किसी ने अभी कार्रवाई तो दूर की बात है, एक बयान तक नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी लॉयल्टीज़ कहाँ है, इनकी मंशा क्या है। इसलिए देश की जनता को समझ जाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पूर्ण रूप से इन आंदोलन की वजह से पूर्ण रूप से इनको न्याय मिल पाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आंदोलन चलता रहा और जिस जज्बे के साथ ये तमाम खिलाड़ी मैदान में डटे हुए हैं, अगर इसी जज्बे के साथ ये डटे रहे और साथ ही देश के बाकी तबके भी इनके समर्थन में आए और ये वास्तव में एक जन आंदोलन बन पाया, तो जाहिर तौर पे बीजेपी को पीछे कदम हटाने पड़ेंगे। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आज किसी भी हम आंदोलन को, किसी भी प्रोटेस्ट को अलहदा तौर पे नहीं देख सकते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि आज तमाम रेसलर, तमाम पहलवान जंतर मंतर पे हैं, लेकिन आज से पहले मजदूरों ने लेबर कोड्स के खिलाफ जो है आंदोलन किए थे, वो भी सड़कों पर थे। छात्रों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, वो भी सड़कों पर थे। अग्निवीर योजना जब ये लेकर आए थे तो तमाम नौजवानों ने जो सेना में भर्ती होने जा रहे थे वो भी सड़कों पर थे। ये बात समझनी पड़ेगी कि मोदी सरकार, बीजेपी और संघ परिवार की नीतियाँ जन विरोधी नीतियाँ हैं। देश का कोई भी तबका, मेहनत करने वाली आबादी इनकी मार झेल रही है। और क्या वजह है कि ये तमाम लोग अलग अलग मसलों पर, अलग अलग वक्त पर सड़कों पर उतर रहे हैं, जंतर मंतर पे उतर रहे हैं। और अब जंतर मंतर पे भी मैं बताना चाहूँ, यहाँ पर भी ये पहले एक ऐसा स्पेस था जहाँ पहले धरना प्रदर्शन करते थे, अब आपको यहाँ पर भी परमिशन लेनी पड़ती है। और अभी आप खिलाड़ियों के मसले में ही देखिए, दिल्ली पुलिस ने इनसेंसिटिव रवैया दिखाते हुए बिजली काट दी, पानी रोक दिया। क्या दिखा रही है? दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, बिना ऊपर से आदेश के तो ऐसा काम नहीं कर सकते। तो क्यों वो किस चीज़ से डर रहे हैं? क्योंकि उनको भी लग रहा है कि आंदोलन बड़ा हो सकता है, इससे बाकी लोग भी जुड़ सकते हैं और उनको खतरा नज़र आ रहा होगा। आपको लगता है कि भविष्य में खेल में लोगों में जो लड़कियां हैं, बच्चे जो आने चाहती हैं, उनमें एक डर बन जाएगा इन हालात को देखकर? जाहिर तौर पे ऐसे लोग अगर हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे, ऐसे लोग अगर
प्रेसिडेंट होंगे, अगर ऐसे लोग इन तमाम फेडरेशंस के ऊपर काबिज होंगे जो कि बाहुबली नेता हैं और जो बीजेपी जैसी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए, एक फांसीवादी पार्टी से जुड़े हुए, जाहिरा तौर पे कोई भी स्त्री कैसे सेफ महसूस कर सकती है। अभी आप खुद ही देखिए, हरियाणा में संदीप सिंह खेल मंत्री थे। आपको मैं बताना चाहती हूँ, कल जो कंप्लेनेंट थी उनको एक फॉर्चूनर ने टक्कर मार दी, वो बाल बाल बची है। किसी मीडिया ने कवर नहीं किया, नहीं करेंगे, उनके लिए मसला नहीं है, वो बाल बाल बची हैं। कौन है वो लोग जो उनको मारना चाह रहे हैं? कौन है वो ताकतें जो ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों की गिरफ्तारी से घबरा रहे हैं? क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं उनका 56 इंच का सीना है, तो अब आप दिखाइए। आज आपको मन की बात करनी है, आप अपने मन की बात में बताइए ना कि खिलाड़ियों के मन की क्या बात है। आप इनके समर्थन में भी कुछ बोलिए। इतना बेटी बचाओ का आपने जो नारा उछाला था, जो दरअसल एक चेतावनी थी हमारे आप जैसी स्त्रियों को कि बीजेपी आ रही है, बच जाओ। हम समझ नहीं पाए थे, बेवकूफ़ बन गए थे, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। तो लेकिन बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि ये डर तो बैठा ही रहेगा ना, अगर इस तरीके के लोग संदीप सिंह और ब्रिजभूषण जैसे लोग फेडरेशंस के और मिनिस्टर्स होंगे, तो कैसे आप सेफ महसूस करेंगे? 10 बार आप सोचेंगे। और जाहिरा तौर पे इनसे तो लोग इस टाइम, स्त्रियां तो घबरा के ही रहेंगी कि ये तो भाई पता नहीं कल को क्या कांड कर दें। उन्नाव से लेकर कठुआ में जो सब कुछ हुआ है, कौन नहीं जानता है। मतलब आपने कंप्लेनेंट की पूरे परिवार को, सारे गवाहों को मार दिया। मतलब हद है ना ये। आप इसको आप क्या बोल सकते हैं? नंगी तानाशाही है। और आज अगर हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, बहुत देर हो जाएगी। आम जनता को फिलहाल अभी आपको क्या कहना है? मुझे बस ये कहना है कि 2024 से पहले बीजेपी चूंकि हारने वाली है, अब हार अपनी सामने देखते हुए ये फिर पुलवामा जैसा कोई कांड कर सकते हैं, जिसकी सच्चाई अभी इन्हीं के पार्टी के भूतपूर्व नेता थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने बताया, और काफ़ी इनके करीबी भी थे क्योंकि वो गवर्नर थे। उन्होंने बताया कि पुलवामा किस तरीके से पूरा का पूरा इसी बीजेपी और जो है होम मिनिस्ट्री का किया धरा था। उन्होंने इनकी पूरी साजिश को बेनकाब किया। देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि फिर कोई पुलवामा जैसी घटना, कोई देश में बड़ा दंगा, कोई इस तरीके का फसाद हो सकता है कि हम लोग आपस में कट मरे। देखिए, कोई भी दंगा फसाद होता है, चाहे वो बॉर्डर पे, सरहद पे लड़ रहा सेना का जवान हो, या सड़कों पर जब तलवार और त्रिशूल देके तथाकथित हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक उन्मादी भीड़ को उतारा जाता है। ये आम घरों के लड़के लड़कियां जिनके हाथों में ये त्रिशूल थमाते हैं। इसमें कोई नरेंद्र मोदी, कोई ओवैसी, कोई तोगड़िया, कोई अमित शाह, कोई नेता का बच्चा नहीं मरता। इसमें हमारे आपके आम घरों के बच्चे मरते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा, इनकी साजिश को समझना पड़ेगा। 2024 से पहले अपनी हार को देखते हुए ये फिर इस तरीके का कोई कांड कर सकते हैं, सावधान रहना होगा। इसके साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ कि ईवीएम, जो कि पूरी की पूरी दुनिया में तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपीय देश हैं, वो भी वापस बैलेट पेपर पर आ गए हैं। क्यों नहीं ये बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं? क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, ईवीएम के जरिए भी कुछ ना कुछ हो सकता है। देश की जनता को इसको भी मसला बनाना चाहिए कि ईवीएम नहीं हो, ईवीएम की जगह पर बैलेट के जरिए चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आप भरोसा कर सकते हैं इन पर। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 2014 से अब तक का, तो मैं तो यही कहूँगी, सचेत हो जाइए, अपने विकल्प का निर्माण कीजिए, क्रांतिकारी विकल्प। मैं तो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI से। अपने क्रांतिकारी विकल्प तो खड़ा करना ही है, लेकिन साथ ही साथ 2024 में इनका अगर एक भी साल सत्ता का अगर ये उसके बाद रहे, तो वो एक एक दिन हमारे लिए भारी होगा। ये हमारे लिए आत्महत्या, खुदकुशी के समान होगा। तो मैं तो यही कहूँगी लोगों को कि संभल जाए और इनकी तमाम साजिशों से सतर्क रहें। इस आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये आंदोलन है जो ये हक अधिकार का आंदोलन है। आज जो मोदी सरकार कहती है देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, आज उन्हीं सरकार के उसमें इन बेटियों के साथ, इन बच्चियों के साथ जो है शोषण हो रहा है। वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। यहाँ पे बैठ करके उनके साथ जो शोषण हुआ वो देश को दिखाना चाहती है कि आज के टाइम में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सत्ता का जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। तो
आपको लगता है कि ये जो अत्याचार हो रहे हैं ये काफ़ी समय से हो रहे हैं, औरतें लड़कियां शोषित होती आ रही हैं लगातार? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, आज सत्ता के नशे में चूर जो नेता हैं वो सदियों से क्या आज से क्या करते ही आ रहे हैं शोषण। आज जो पहलवान जो बैठे हुए हैं ये अधिकार की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं, जो इनके साथ शोषण हुआ है उसके लिए बैठे हुए हैं। ये काफ़ी टाइम से शोषण कर रहे हैं। वो जो नेता है इनके बीजेपी के सांसद जो है उन्होंने कई बच्चियों के साथ शोषण किया है, अत्याचार किया है, उनके साथ इतना घिनौना काम किया है कि आज देश को समझना चाहिए कि ऐसे नेताओं की देश में जगह नहीं। तो आप शासन की लापरवाही कह सकते हैं इसे? शासन की बिल्कुल लापरवाही है। ये तो सोची समझी साजिश है। ये लापरवाही कैसे हो सकती है? एक सोचा समझा एक वो है प्रोपेगेंडा है कि इनके साथ ऐसा करना है जब भी इनको ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। तो भविष्य में जैसे जो लड़कियां बच्चियां खेल में आती हैं तो उनके अंदर डर बैठेगा कि हमारे साथ शोषण होगा? जी बिल्कुल डर बैठ गया है। आज के टाइम में देखिए जो नेशनल पहलवान जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके साथ जो शोषण हुआ है उसको देख करके जो आज नई बच्चियाँ जो है, जो नए युवा साथी जो पहलवानी कर रहे हैं, जो खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके दिल में एक डर तो बैठ ही गया है कि अगर उन्हें कुछ करना है तो इनके पास से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो आपको लगता है आंदोलन लंबा जाने वाला है? जी देखिए, आंदोलन लंबा जाए, मैं तो चाहता हूँ ये तो और लंबा जाए ताकि देश को विदेशों को ये पता लगे कि मोदी सरकार के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं देश के अंदर। आपको लगता है आंदोलन लंबा जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। आप यहाँ जंतर मंतर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप देखेंगे सरकार के खिलाफ हमारे सैनिक भी बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ हमारे खिलाड़ी भी बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ हमारे छात्र भी बैठे हुए हैं पीछे। कहीं ना कहीं सरकार अपने बेसिक मुद्दे से भटक के वो हर किसी प्रोटेस्ट में, हर किसी उसमें जाति का एंगल देके, धर्म का एंगल देके काम करना पसंद करती है। तभी उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये जाटों का आंदोलन हो रहा है, ये देश का, ये खिलाड़ियों का नहीं है, यहाँ पे सैनिकों में भी जात निकाल देते हैं वो। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सैनिकों की, किसानों की, और जैसे किसानी में भी उन्होंने बोला था कि सिर्फ सिखों का है, लेकिन जो किसान का मुद्दा था वो सभी किसानों का था, किसान भाइयों का था। तो हमें ये कहना चाहिए, इस मंच से मैं उन तक आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि किसानों का, जवानों का, खिलाड़ियों का और छात्रों का कोई मजहब और कोई धर्म या कोई जाति नहीं होती है। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे भविष्य में आने वाली जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं जो खेल में आना चाहती हैं, नाम कमाना चाहती हैं, तो उनके अंदर एक डर बैठ रहा है ये सब हालात को देखकर? देखिए, मैं इसे दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। ये अगर नहीं होता, उस व्यक्ति पे FIR नहीं होती, हमारे लोग संघर्ष नहीं कर रहे होते, तो ये कहीं ना कहीं डर की बात होती कि हमारी जो बहनें हैं जो खेल के फील्ड में जा रही हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता, तो ये बहुत दुख की बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जितनी मजबूती से यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, आज बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी भी यहाँ पे आए, भीम आर्मी पूरी टीम है, आज़ाद समाज पार्टी की है, भीम आर्मी छात्र संघ की पूरी टीम यहाँ पर है, वो पूरी मजबूती से यहाँ पे लड़ाई लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज आ रहा है कि कल को हमारी बहन बेटियाँ जो जाएंगी खेल में, उनके साथ कहीं भी ऐसा सेक्सुअल हरेसमेंट हो या मेंटल या कास्ट बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, उसके खिलाफ उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पे समाज बैठा है, खड़ा है, पूरी टीम है यहाँ पे। और पूर्ण रूप से इनको न्याय मिल पाएगा आपको लगता है? देखिए, जो विधायक है ब्रजभूषण जो है, ये बीजेपी का है, बीजेपी रूलिंग में है, उस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस है 7 से 8 विधानसभा सीटों पे। तो आगे वाले चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार इस प्रेशर में है कि अगर हम इसे एंटर करते हैं तो उनका वो इलेक्शन में वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसी सोच रखने वाली सरकार बहुत गिरी हुई सरकार होती है, एक नंबर की बेकार सरकार होती है। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि जो लोग इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, जो लोग दर्द समझते हैं महिलाओं का, वो कल को आने वाले चुनावों में मुंह तोड़ जवाब दें। इन्हें वोट ना करें। इन्हें पता है कि अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, अगर आप सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकते, अगर आप किसानों का सम्मान नहीं कर सकते, तो हम भी आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपको वोट नहीं करेंगे। और इनको सिर्फ वोट की चोट समझ में आती है। इनको को आप पैसे का लालच नहीं दे सकते क्योंकि सत्ता में है, आप इन्हें डरा नहीं सकते क्योंकि सेना इनके पास है। इनकी जो चोट है, जिससे डरते हैं, वो सिर्फ वोट है। तो आज हमें इस मंच से उन्हें दिखाना पड़ेगा, अगर आप महिलाओं की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, अगर आप उन्हें FIR हुई है लेकिन कस्टडी में नहीं डाला है, जेल नहीं भेजा, तिहाड़ नहीं भेजा, एक मुकम्मल सज़ा नहीं मिलती है, जब तक ये आंदोलन चलेगा और आपको वोट की चोट पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि संघर्ष कितना तक करना पड़ेगा अभी इन्हें? देखिए, 3 महीने हो गए हैं और हो सकता है कुछ महीने और चलें। लेकिन ये है कि जब बाबा साहब ने कहा, साहब काशी राम जी ने कहा है कि जब संसद में हमारी पकड़ ना हो तो हमारे रोड पे हमारी पकड़ होनी चाहिए। तो आज रोड पे हम मजबूती से हैं। यहाँ पे देखिए, हर समाज का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर है और महिलाओं की और खिलाड़ियों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि वो किसी भी चीज़ में जातिगत एंगल ना निकालें। शिक्षा में लेकिन वो जो नई शिक्षा पॉलिसी लाए थे, उसमें भी कहना कि एक ऐसा बेस था जो मनुष्य में जो दोबारा लागू करता है, जो एकलव्य वाला सीन क्रिएट करता है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि समय रहते वो सुधर जाएँ, अन्यथा जो नौजवान है वो इस चीज़ को देख रहा है, समझ रहा है,
जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करा करते थे आज वही आके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कब तक उनकी गलत नीतियों को सहन करता रहेगा? कभी ना कभी आज बात, जैसे एक शायर ने भी बोला था कि जलेंगे घर, आग लगी तो घर हमारा भी आएगा आपका भी आएगा। तो हमारे नौजवान समझ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी अगर नहीं सुधरी तो उन्हें बहुत नुकसान होगा, सिर्फ चुनाव में नहीं वैसे भी। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह के आंदोलन है, इनसे नीति में समाज में कोई बदलाव आ सकता है? देखिए, अगर ये आंदोलन नहीं होते इस तरह के तो बिल्कुल नहीं आ सकता था बदलाव, क्योंकि ये आंदोलन जो है समाज में एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई अगर आपके ऊपर शोषण हो रहा है तो उसे सहना नहीं है, उनकी आवाज़ को बुलंद करो, ठीक है, अपनी आवाज़ को उठाओ। किसी भी तरीके से आंदोलन आप कर सकते हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आपका शोषण कहीं पर होता है तो आप जो है जंतर मंतर हो, चाहे किसी भी जो है पार्लियामेंट हो, संसद भवन कुछ भी हो, दिल्ली के या कहीं भी जो है आप अपना प्रोटेस्ट दिखा वहाँ शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लगातार साथ देते रहेंगे जब तक हमारी बहनों को, हमारे खिलाड़ियों को, जो है हमारे विजेताओं को जो है अधिकार नहीं मिल जाएगा, ठीक है, उन्हें न्याय नहीं मिल जाएगा, हम उनके साथ खड़े हैं मरते दम तक। सरकार में या लोगों में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि एक टाइम पर तो सरकार कहती है कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट वो ये कहना भूल जाती है कि बेटी किससे बचाओ। उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब होता है कि बीजेपी वालों से ही बेटी बचाओ, ठीक है। और अब जब वो इस बात को आके अपने मन की बात में सबसे पहले कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, तो उन्हें इस बात को गौर भी करना चाहिए कि बेटी हमें बचानी भी है, ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ बचानी है, तभी तो जो है बेटी आगे पढ़ेगी। जब बेटी आगे पढ़ेगी ही नहीं, बचेगी नहीं, तो आगे कहाँ से फिर देश का नाम रोशन करेगी? इतनी मुश्किलों से तो जो है हमारे घर की बहन बेटियाँ जो है बाहर देशों में जाके गोल्ड मेडल ला रही हैं, सिल्वर मेडल ला रही हैं, ब्रॉन्ज मेडल ला रही हैं। वो चीज़ आप इतने 70-75 सालों में आज़ादी मिली है वो, ठीक है, संविधान के बदलो, तो ये तो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे तो हमारी बेटी आगे बढ़ेंगी ही नहीं, कभी उनके मन में तो डर बैठ जाएगा। लेकिन मैं उन बेटियों को बता देना चाहता हूँ कि जिनके मन में डर है या किसी बात की चिंता है, वो बिल्कुल भी जो है इस चीज़ से ना घबराएं। इस देश में अभी जो है संविधान लागू और संविधान आने वाले समय तक रहेगा, ठीक है, यहाँ से संविधान कभी नहीं हट सकता। बीजेपी वालों की ये भी रणनीति है कि संविधान बदलना चाहते हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बाबा साहब संविधान में लिख के गए हैं, ठीक है, कि संविधान जो है चेंज नहीं होगा। कुछ जो है उसके आर्टिकल चेंज कर संशोधन किए जा सकते हैं, बट जो है पूरा संविधान कभी नहीं बदला जा सकता। और ना ही इस देश का एक बहुत ही बड़ा वर्ग जिसे कहते हैं SC ST वर्ग, OBC वर्ग, ठीक है, वो संविधान कभी बदलने देगा। देखिए, अगर बीजेपी सरकार ये कहती है कि हम संविधान बदल देंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि देश का युवा, देश की महिला इतनी कमज़ोर नहीं है कि संविधान बदल देंगे। मैं कहता हूँ जिसमें इतनी हिम्मत है ना संविधान बदलने की, एक बार सड़क पर उतर करके पूछे कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? और मैं कहता हूँ कि वो देश में रहेगा ही नहीं। जो संविधान आज बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को दिया हुआ ना, उससे बढ़िया संविधान, उससे सर्वोच्च संविधान पूरे विश्व में नहीं है। और ये कौन सा संविधान लाने की बात करते हैं जब इस संविधान में महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, तो मैं कैसे आशा करूं कि हिंदू राष्ट्रीय संविधान से इन महिलाओं को न्याय मिलेगा? मैं तो मानता ही नहीं। आज बाबा साहब ने इतने अधिकार दिए महिलाओं को, इतने सर्वोच्च पद पे बैठने का अधिकार दिया, आज उन्हीं महिलाओं के साथ बीजेपी सरकार के नेता इतना शोषण कर रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं, जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, युवाओं को उनके नेचर के हिसाब से भेदभाव कर रहे हैं। ये सरकार जो है, ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। अगर ये चाहती है ना कि हिंदू राष्ट्रीय संविधान बने, तो पहले हिंदू राष्ट्र में हमारी महिलाओं को सुरक्षित करो और हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दो, तब आप बात करना कि हम संविधान बदल सकते हैं। अब ये संविधान बदलने वाला कोई आसान खेल नहीं है और ना इनके बस की बात। आप जातिवाद के भविष्य को किस तरह देखते हैं? देखिए, जातिवाद का भविष्य तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। आज केंद्र में बैठी हुई सरकार ये जातिवाद को दोबारा बढ़ावा दे रही है। आज जो यहाँ पे बैठे हुए हमारे युवा खिलाड़ी हैं, जो हमारी बहनें हैं, इनको एक जाति का एंगल दे दिया कि एक आंदोलन जो है जाटों का आंदोलन है। मैं कहता हूँ कि जाट इंसान नहीं है क्या? वो अन्न नहीं खाते क्या? वो पानी नहीं पीते क्या? वो देश में बिजली यूज़ नहीं करते? वो देश के पानी यूज़। किसान आंदोलन से जोड़ा जा रहा है इनको, कह सकते हैं। देखिए, सरकार ने यह भी कहा था कि किसान का जो आंदोलन है खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। मैं कहता हूँ अगर वो किसानों का आंदोलन नहीं था तो क्यों उनको आश्वासन दिया आपने? क्यों उनको 1 साल बाद उठाया? अगर वो किसान नहीं थे तो बैठे रहने देते। आपको इनको छठी का दूध याद आ गया था ना 1 साल में कि किसान है, अगर ये चाहे तो पूरे 10 साल यहाँ पर आंदोलन दे सकते हैं सरकार के खिलाफ। इनको पता लग गया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ अगर वो किसान नहीं थे तो 2 महीने में उठ जाते। वो किसान थे, सच में किसान थे वो, जो 1 साल सड़क पर रुक गए और इनके खिलाफ बोलते चले गए। इन्होंने आश्वासन दिया पर आज भी उनको न्याय नहीं मिला है। मैं तो कहता हूँ कि किसानों को भी, हमारे देश के नौजवान जो खिलाड़ी हैं, जो देश का गौरव है, तो देश का नाम विदेशों में रोशन कर रहे हैं, उनके साथ आना चाहिए और मजबूती से इन आंदोलन को सफल बनाना चाहिए और इनको न्याय दिलाना चाहिए।